नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। 4 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। यूपी विधानसभा में कल देर रात जांच में मिले पाउडर के बारे में यूपी एटीएस ने बयान जारी किया है और विस्फोटक नहीं होने की बात कही है। यूपी एटीएस के बयान के मुताबिक ये मैग्नीशियम सल्फेट है और ये पान मसाला के कई पैकेट के साथ विधानसभा में पाया गया है। पुलिस के मुताबिक इसका इस्तेमाल नमी सोखने के एजेंट के तौर पादों में होता है। तो ये अब नया बयान आया है। ये कहा जा रहा है कि जो पाउडर पाया गया था वो मैग्नीशियम सल्फेट ही है जो नमी सोखने के काम आता है। एटीएस ने विधान भवन का विस्तृत सुरक्षा चेक किया, जिसमें कई जगह पान मसाला के पैकेट आदि मिले थे। एक पैकेट में संभवतः मैग्नीशियम सल्फेट मिला है। ये पदार्थ पैकिंग मटेरियल में ड्राइंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसको एटीएस ने कब्जे में ले लिया है और यदि आवश्यकता हुई तो इसका वैज्ञानिक परीक्षण कराया जाएगा। दिनांक 14/7/2017 को एटीएस ने विधान भवन का विस्तृत सुरक्षा चेक किया, जिसमें कई जगह पान मसाला के पैकेट आदि मिले थे। एक पैकेट में संभवतः मैग्नीशियम सल्फेट मिला है। तो कल रात मिले पाउडर पर पुलिस का ये बयान जारी किया गया है। पुलिस ने कहा है कि जो पाउडर मिला था यूपी विधानसभा में वो दरअसल मैग्नीशियम सल्फेट है जो कि नमी सोखने के काम आता है। कई जगह पान मसाला के पैकेट भी मिले हैं। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता इस तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, अब ये सुनिश्चित हो चुका है कि संभवतः मैग्नीशियम सल्फेट ही है ये रिपोर्ट्स के आधार पर कहा जा रहा है। जी देखिए, जिस तरीके से जांच चल रही थी, लगातार तलाशी हो रही थी, उस दौरान कल रात तकरीबन 11:35 पर यह बरामद हुआ था, जिसके बाद जो स्थानीय थाना है और इस एटीएस को इसके बारे में जानकारी दी गई। और फिलहाल जो एटीएस के चीफ हैं आईजी, उनका कहना है कि ये कोई विस्फोटक नहीं है, लेकिन जरूरी होगा तो इसका परीक्षण कराया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि जो विस्फोटक मिला था उस मामले में अब समाजवादी पार्टी के विधायक हैं ऊंचाहार से मनोज पांडे से, उनसे आज एटीएस ने सुबह के वक्त पूछताछ की है। तकरीबन 15 मिनट तक ये पूछताछ चली है। फिलहाल अगर बात की जाए तो एटीएस की टीम, खुद आईजी एटीएस, वो इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं विधानसभा के पास, वहां विधानसभा के अंदर फिलहाल भी मौजूद है। पूछताछ अंदर जो कुछ मार्शल हैं उनसे की जा रही है, जो कुछ कर्मचारी हैं उनसे की जा रही है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं मनोज पांडे, उन्हीं के सीट के पास से जो विस्फोटक है वो बरामद हुआ था। लिहाजा आज उनसे लखनऊ में उनके आवास पर एटीएस की टीम ने उनसे लंबी पूछताछ की है, तकरीबन 15 मिनट तक, कि आखिर किस तरीके से विस्फोटक वहां पर रखा हुआ था और उनको इस बारे में जानकारी नहीं मिली। बाद में मार्शल के जरिए एटीएस को ये जानकारी मिली। तो दो चीजें इसमें हमारे साथ आपके पास लौटेंगे, तमाम जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि यूपी विधानसभा विस्फोटकों के मामलों में सुरक्षा एजेंसियों ने अब तक समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे से पूछताछ की है 15 मिनट तक। जैसा कि हमारे संवाददाता भी जानकारी दे रहे थे, उन्हीं की सीट के पास ही खतरनाक विस्फोटक PETN मिला था। सुरक्षा एजेंसियां ये जानना चाह रही थी दरअसल कि क्या वो इस बारे में जानते हैं या नहीं। पहली बार उनकी नजर उस पर कब पड़ी? ऊंचाहार के समाजवादी पार्टी विधायक मनोज पांडे से एटीएस से करीब 15 मिनट तक पूछताछ की और ये पूछताछ लखनऊ में उनके आवास पर आज सुबह करीब 11 बजे हुई। सुरक्षा एजेंसियों ने सदन के अंदर सफाई करने वाले 4 कर्मचारियों से भी बात की है। समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं मनोज पांडे, उनसे 15 मिनट तक पूछताछ। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे हैं। मनोज पांडे जी, कहा जा रहा है कि वो जो उस दिन विस्फोटक मिला था वो आप लोग जहां बैठते हैं, जो नेता विपक्ष हैं, उनके पास और आपकी सीट के आसपास मिला। हाँ, ये सही है कि नेता प्रतिपक्ष जी के बगल में हम बैठे थे और जैसा कि न्यूज़ चैनलों से खबर आई है कि वो हमारी सीट के नीचे ही रखा था। आपने देखा था उसको उस वक्त? नहीं, हमने कुछ नहीं देखा, आज चैनलों के माध्यम से मालूम हुआ। तो ये बताइए कि कैसे उस सदन के भीतर जा सकता है? आप लोगों को लगता है कि सदन के भीतर एक विस्फोटक का चला आना? निश्चित रूप से बहुत गंभीर प्रकरण है और इस सुरक्षा की बहुत बड़ी खामी है और इस पर बैठ करके सभी को, जिम्मेदार लोगों को बैठकर इस पर विचार करना चाहिए। और सदन के अंदर इस तरह विस्फोटक सामग्री आना निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़ी चूक है। कहा जा रहा है कि सदन में माननीय सदस्य
जो सचिवालय प्रशासन, जो विधानसभा प्रशासन है और जो सेक्रेटेरिएट है विधानसभा अध्यक्ष का, उसके अलावा और कोई जा नहीं सकता वहाँ। आपको लगता है कि इतनी बड़ी चूक वहाँ तक पहुँचना है जब कोई दूसरा अलाउड ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है? देखिए, बम बरामद हुआ, ये तो अकाट्य सत्य है, अब इसमें पर तो कोई बहस है नहीं। अब बम वहाँ पहुँचा सदन तक, तो कहीं ना कहीं चूक हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इसकी उच्च स्तरीय जांच कराएंगे और उच्च स्तरीय जो है संस्था से कराएंगे। तो अब ये तय है कि जांच होगी तो अपने आप दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा और उस चूक के बारे में भी मालूम हो जाएगा कैसे ये वहां तक पहुंचा, और निश्चित रूप से गंभीर है। हालांकि मनोज पांडे से किसी भी पूछताछ का उन्होंने खंडन किया। आज तक संवाददाता ने जब उनसे बातचीत की तो इसी तरह से उन्होंने अपना बयान दिया। लेकिन लगता है देश के सबसे बड़े सूबे में लोकतंत्र का मंदिर भगवान भरोसे ही है, क्योंकि कल सबसे खतरनाक विस्फोटक का पता चला और इसकी गुत्थी सुलझती इससे पहले ही आज फिर से संदिग्ध पाउडर से एक बार दोबारा हड़कंप मच गया। हैरानी की बात यह रही कि हाई सुरक्षा जोन में सीसीटीवी भी आंखें मूंदे नजर आए। पूरे मामले पर अब एनआईए एक्शन में है। सो उस बड़ी क्विक रिस्पांस टीम मॉक ड्रिल में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे के साथ साथ 4 सफाई कर्मचारियों से पूछताछ की गई है। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से एकाएक कल विस्फोटक मिलने के बाद आज हर कोई एक्शन में नजर आ रहा है। यूपी विधानसभा की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही, खराब मिले कई सीसीटीवी कैमरे, रात को बंद हो जाते हैं हॉल के कैमरे। देश के सबसे बड़े प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण जगह यूपी विधानसभा, जहां विस्फोटक मिलने के बाद सुरक्षा की पोल की परतें एक के बाद एक खुलती जा रही हैं। मामले की जांच कर रही टीम को विधानसभा के अंदर लगे कई कैमरे खराब मिले हैं। वहीं सीसीटीवी की निगरानी के तरीके भी अब सवालों के घेरे में हैं। विधानसभा की कॉरिडोर में लगे सीसीटीवी के कई कैमरे खराब पाए गए हैं। वहीं हॉल में लगे 6 कैमरे काम तो कर रहे थे, लेकिन वो कैमरे तभी चलाए जाते हैं जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू होती है। जैसे ही हॉल का गेट बंद होता है, कैमरे बंद कर दिए जाते हैं, यानी रात को और सुबह के वक्त हॉल की निगरानी कैमरे से नहीं की जाती। यही वजह है कि जिस जांच टीम को सीसीटीवी से बड़ी उम्मीद थी, उसके हाथ कुछ नहीं लगा है। ये विधानसभा का मॉडल है जो कि ठीक इसके गुंबद के नीचे रखा हुआ है विधानसभा के भीतर। अब इस सदन की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। सदन के भीतर और इस परिसर में तकरीबन 100 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन जो अब जानकारी निकल कर आ रही है उसके मुताबिक ज्यादातर कैमरे इसके खराब हैं या बंद पड़े हैं। 12 जुलाई को विधानसभा में मिले विस्फोटक के बाद कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मामले को सुरक्षा में बड़ी चूक बताया था, जिसकी पोल जांच टीम ने खोल दी है। यूपी की विधानसभा में विस्फोटक मिलने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए एनआईए और यूपी एटीएस की टीम को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल जांच में एनआईए को शामिल करने की बात रखी थी। दोनों टीमों ने विधानसभा के चप्पे चप्पे को खंगाला, जिसमें सीसीटीवी के खराब होने की बात सामने आई है। वहीं जांच टीम एक बार फिर विस्फोटक को पूरी तरह से परखना चाहती है। सुरक्षा एजेंसियां विधानसभा में मिले पाउडर की दोबारा जांच हैदराबाद के सीएफएल से कराना चाहती है। राज्य की फॉरेंसिक टीम ने इसे खतरनाक विस्फोटक पीईटीएन करार दिया है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, विधानसभा की सुरक्षा की पोल खुलती जा रही है। वहीं पुलिस की नजर विधानसभा के कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों के अलावा विधायकों पर भी है, क्योंकि इनके अलावा किसी को हॉल में घुसने की इजाजत नहीं है। वहीं यह मामला अब कई सवाल खड़े करता है। सवाल नंबर 1, विधानसभा के कॉरिडोर के सीसीटीवी खराब क्यों हैं? सवाल नंबर 2, हॉल में विधानसभा की कार्यवाही के बाद क्यों बंद हो जाते हैं कैमरे? और अब बात कश्मीर पर चीन कनेक्शन की करेंगे। कश्मीर में अब तक पाकिस्तान और पाक परस्त आतंकी कहर बरपाते रहे, अब इसमें चीन की भी घुसपैठ हो गई है। इसका खुलासा कोई और नहीं बल्कि खुद मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने किया है। ये जो लड़ाई इस वक्त हो रही है, जिसमें बाहर की ताकतें शामिल है और अब तो बीच में बदकिस्मती से चीन ने भी इसमें हाथ डालना शुरू किया है। कश्मीर में माहौल बिगाड़ने के लिए पाकिस्तान सारे हथकंडे अपनाता रहा है। नापाक पाक आतंकियों को गोद में बिठाकर पुचकारता है, उन्हें हिंसा फैलाने के लिए सीमा पार भेजता है, पैसे और हथियार हर तरह से मदद भी करता है। लेकिन पहली बार कश्मीर में ड्रैगन भी डंक मार रहा है। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में गृह मंत्री से मिलकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर में हिंसा फैलाने के पीछे चीन का भी हाथ है।
मैं अपने मुल्क के लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ, होम मिनिस्टर साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। और ये जो लड़ाई इस वक्त हो रही है जिसमें बाहर की ताकतें शामिल है और अब तो बीच में बदकिस्मती से चीन ने भी इसमें हाथ डालना शुरू किया है। मुझे खुशी है कि हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम लोग एकजुट हो गए हैं। महबूबा का कश्मीर का चीन कनेक्शन वाला बयान हैरान करने वाला है। वो मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनके बयान को ना तो हल्के में लिया जा सकता है और ना ही बिना तथ्यपरक समझा जा सकता है। तो क्या माना जाए कि सिक्किम और अरुणाचल के बाद चालबाज चीन ने कश्मीर में भी मोर्चा खोल दिया है? कुछ दिन पहले ही चीन ने डोकलाम विवाद पर गिरड़ भभकी दी थी और कहा था कि अगर भूटान और चीन के बीच भारत की दखल बढ़ती है तो कश्मीर में भी तीसरा देश दखल दे सकता है। तो क्या चीन की दुष्ट नजर कश्मीर पर गड़ चुकी है? अब हमें कश्मीर में पाक के साथ साथ चीन से भी निपटना होगा। आज तक ब्यूरो। और अब बात बिहार की सियासत की करेंगे। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को एक साथ एक ही मंच पर आना था, लेकिन तेजस्वी यादव वहां नहीं पहुंचे। उनकी नेम प्लेट को कार्यक्रम से हटा दिया गया। नीतीश के साथ इस मंच पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का भी नेम प्लेट है। उन्हें भी सीएम के साथ बिहार सरकार के वर्ल्ड स्किल कार्यक्रम में हिस्सा लेना था। विवादों के बाद आज वो पहली बार सार्वजनिक मंच पर नीतीश के साथ दिखते, लेकिन ऐन वक्त पर तेजस्वी ने कन्नी काट ली। बहुत ही चतुराई के साथ यहाँ पर सरकार के लोगों ने उनके नेम प्लेट को आधा ढक दिया गया है कि अगर तेजस्वी नहीं आते हैं तो उनके नेम प्लेट को हटा दिया जाएगा। तो साफ तौर पे जो राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिल रही है, सरकार रहेगी जाएगी, तेजस्वी इस्तीफा देंगे या फिर नीतीश कुमार खुद इस्तीफा देंगे, इस राजनीतिक संकट के बीच में जाहिर सी बात है बिहार सरकार और सरकार के लोग भी असमंजस में हैं। आप देख सकते हैं कि सरकार, मंत्रालय और अधिकारी भी तेजस्वी विवाद में कैसे असमंजस में है। इस सरकारी कार्यक्रम में तेजस्वी का नेम प्लेट तो लगा था, लेकिन अधिकारियों ने इसे आधा ढक कर रखा और जैसे ही नीतीश पहुंचे, तेजस्वी के न आने का संकेत मिला। अधिकारियों ने तेजस्वी के नेम प्लेट को हटा दिया। ये तनातनी कल रात को तब और बढ़ गई जब लालू यादव ने जेडीयू के दबाव के सामने सरेंडर से इनकार करते हुए कह दिया कि बेटा तेजस्वी इस्तीफा नहीं देगा। इस बयानबाजी का असर आज नीतीश के मंच पर भी दिखा। आरजेडी और जेडीयू के मंत्रियों के बीच में नीतीश को बैठना था, लेकिन अब इसे इत्तेफाक कहें या सोची समझी रणनीति कि नीतीश और आरजेडी के मंत्रियों के बीच जेडीयू के मंत्री ललन सिंह बैठ गए। इशारे साफ हैं कि बिहार में महागठबंधन में गांठ हर दिन बढ़ती जा रही है। रोहित सिंह, पटना, आज तक। और अब एक ऐसी खबर जो मेट्रो में रहने वाले के लिए सबक है। भीड़ का फायदा उठाकर कई बार गंदी मानसिकता के लोग लड़कियों से छेड़खानी करते हैं। ऐसे ही वारदात मुंबई के चर्चगेट रेलवे स्टेशन पर हुई। एक हैवान लड़की को छेड़कर भागने लगता है। पीड़िता के शोर मचाने पर साथ चलने वाला एक शख्स उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। बाद में उसे रेलवे पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाता है। लेकिन ये घटना बताती है किस तरह से आज भी मेट्रो के लोग एक दूसरे के लिए मदद करते हैं। और वीडियो में भी जब लड़की से छेड़छाड़ हुई तो आसपास जो शख्स मौजूद था उसने इस लड़की की मदद की और छेड़खानी करने वाले शख्स को रेलवे पुलिस के सुपुर्द भी कर दिया। मुंबई की ये घटना है रेलवे स्टेशन की, जहां पर अक्सर छेड़खानी की घटनाएं सामने आती हैं। ये देखिए किस तरह से ये मंचला इस लड़की को छेड़ रहा है और वहां से भाग जाता है। ये लड़की वहां पर खड़ी रह जाती है, लेकिन पीछे से आ रहा शख्स इस मंचले को देख लेता है, इसकी हरकत को देख लेता है, उसके बाद इसका पीछा करके इसे रेलवे पुलिस के सुपुर्द कर देता है। एरो के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं ये नारंगी टी शर्ट में ये शख्स जो लड़की के साथ छेड़खानी करता है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे छेड़खानी करके भाग रहा था। उसी वक्त वो लड़की उसके पीछे भागी और जब भी पीछे भाग के चिल्ला के भाग रही थी, जब भी वहाँ के पब्लिक और जीआरपी और आरपीएफ के लेडी कांस्टेबल ने उनके सहायता, पब्लिक के सहायता से उनको पकड़ा गया। पकड़ के उसको पुलिस स्टेशन में लेके आया। पुलिस स्टेशन में लेके आने के बाद
वो लड़की का तुरंत FIR लिया गया और वो लड़का जो माइनर था उसके पेरेंट्स को बुलाया गया। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पर पूरी घटना बयां की पुलिस ने। उनका कहना था कि इस शख्स ने लड़की के साथ छेड़खानी की, लड़की भी इसके पीछे भागी, शख्स को पकड़ने में नाकामयाब रही, लेकिन पीछे जो शख्स आ रहा था वो इस मनचले को पकड़ लेता है, उसे रेलवे और GRPF के हवाले कर देता है। ये घटना दरअसल बताती है किस तरह से महिलाएं इस तरह की सार्वजनिक जगहों पर भी महफूज नहीं है। और अब आपको दिखाते हैं पार्षद की गुंडागर्दी। दरअसल ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर के बाहर पार्षद की गुंडागर्दी दिखाई दी। उसने एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी। तस्वीरें मोबाइल में कैद हैं। बताया यही जा रहा है कि घूस न देने की वजह से आरोपी पार्षद ने मारपीट की। ये देखिए किस तरह से ये पार्षद महोदय जनार्दन लाद घूसे चला रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं। ये पूरी घटना मोबाइल कैमरे में कैद हो गई। घूस ना देने की वजह से ये एकाएक तिलमिला गए और मारपीट पर उतारू हो गए। हैदराबाद की यह घटना है जहां पर सरेआम इस पार्षद की गुंडागर्दी दिखाई दी। शिकायत के बाद ये वीडियो सामने आया जिसमें पार्षद महोदय पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ जो लोग थे वो भी इस शख्स को पीटने का काम कर रहे हैं। और अब बात करेंगे देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ के कहर की। लगातार बारिश के बाद से नदियां उफान पर हैं और आलम यह है कि कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। ये 5 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। गुजरात के कई शहरों में हालात गंभीर हो चुके हैं। खतरे को देखते हुए वायुसेना को अलर्ट पर रखा गया है। देश के दूसरे राज्यों के कई हिस्से भी बड़े पैमाने पर बाढ़ से प्रभावित हैं। यूपी की बस्ती में घाघरा नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से लोगों की नींद उड़ी हुई है। वहीं असम में उफनती नदी के संकट से जूझने के लिए जबरदस्त तैयारियां की जा रही। लोग बांस के सहारे बाढ़ बना रहे हैं ताकि हालात काबू में किए जा सके। वहीं राजस्थान के बांसवाड़ा में इतनी बारिश हुई कि बरसाती नदी के उफान में SDM बह गए और उनका अब तक कोई पता नहीं चला है। इन तस्वीरों को देखकर यकीन नहीं होगा कि ये तस्वीर रेगिस्तानी सूबे राजस्थान की है। चंद घंटों के भीतर पूर्वी राजस्थान में इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि बांसवाड़ा की ये नदी खतरनाक तरीके से उफान मारने लगी। तस्वीरें देखिए किस तरह पुल के ऊपर से पानी बह रहा है और लोग जान हथेली पर रखकर पुल पार कर रहे हैं। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ के SDM रामेश्वर दयाल मीना भी गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे कुछ ऐसी ही स्थिति में कुशलगढ़ के लिए बांसवाड़ा से निकले थे। जब वो डेबरा गांव में एक बरसाती नदी पुल पार कर रहे थे तभी बताया जाता है कि पानी का ऐसा तेज बहाव आया कि उनकी गाड़ी उस बहाव में माचिस की डिब्बी की तरह बह गई। इस तस्वीर को देखिए, पानी के बहाव में पुल 2 हिस्सों में बट गया है। हो सकता है कुछ इसी तरह पानी के वेग में SDM की गाड़ी बह गई हो। सुनिए उस हादसे की कहानी गाड़ी के ड्राइवर की जुबानी। थोड़ा गए थे मीटिंग में, वापस सुबह 7 बजे आ रहे थे हम करीब, तो वापस इधर आने पे हल्का सा कुछ पानी नजर आया पुलिया पे। फिर अचानक जैसे गाड़ी बीच में गई और पहाड़ जैसा कोई पानी एकदम सटक सा है और कम से कम 5-7 मिनट अंदर बैठे रहे। उसके बाद अचानक गाड़ी अंदर गिर गई और वहां से फिर साहब और हम दोनों साथ साथ ही चले अंदर बैठे हुए, बाहर निकल के, गाड़ी से बाहर निकल के आगे चलते रहे करीब 1 किलोमीटर पे मेरे जो एक झाड़ का तना नजर आया तो उस पकड़ के मैं बाहर निकला और साहब उधर से आगे निकल गए। उसके बाद मुझे कुछ मालूम नहीं। गाड़ी समेत SDM साहब के बहने की खबर फैली तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के 20 जवानों और 6 गोताखोरों को सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में झोंक दिया गया। आप देख सकते हैं सर्च ऑपरेशन की तस्वीर। पानी में पहाड़ों पर SDRF के लोग SDM रामेश्वर दयाल मीना को ढूंढने में लगे हैं। जिले के आला अफसर मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन का जायजा ले रहे हैं। बस मन ही मन सब यही प्रार्थना कर रहा था कि किसी तरह मीना और उनका ड्राइवर सुरक्षित निकल जाए।
कुछ देर बाद पता चला कि ड्राइवर को किसी तरह ग्रामीणों ने बचा लिया है। बताया जाता है कि ड्राइवर बहकर 2 किलोमीटर दूर पहुंच गया था, लेकिन मीना का तब तक कुछ पता नहीं था। आखिरकार करीब 4 घंटे चले ऑपरेशन के बाद एसडीएम की गाड़ी इस हालत में मिली। मीना के साथ हुई इस हादसे पर उनका परिवार यकीन नहीं कर पा रहा। उनके बेटे का कहना है कि पापा के साथ साजिश हुई है। मेरे तो गले नहीं उतरती कि वो मतलब ड्राइवर से कहीं गाड़ी को चलने दे इसमें पानी में। मुझे तो लगता है या तो ड्राइवर की लापरवाही या फिर हो सकता है कोई साजिश हो। चश्मदीदों के मुताबिक स्थानीय लोगों ने मीना को गाड़ी ले जाने से मना किया था, क्योंकि रात की बारिश के बाद पुलिया पर पानी की तेज चादर चल रही थी। लेकिन एसडीएम साहब जल्दी में थे। संतोष शर्मा, बांसवाड़ा, आज तक।